Good morning, students. In today's topic, I will discuss about the financial statement analysis techniques and some of their methods. So, I think firstly you have to know what is financial statement, which we already discussed in some meetings. That in financial statement, every company make a report in which they disclose the profit and loss of their business and the factors which are the reasons for that profits and loss. So if we're talking about the financial system analysis, so analysis is a when we find out something from that statements. So in financial system analysis, we analyze the financial statement of the different companies, of the same companies, as per the policies of your ऑर्गेनाइजेशन और द फर्म. एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हर कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होती है. जैसे कई कंपनीज़ हैं वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसको बनाती हैं, और कई कंपनीज़ इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड में बनाती हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इन विच दे डिस्कस द प्रॉफिट एंड लॉस. एनालिसिस जब हम कंपैरिजन करके पता करते हैं ग्रोथ के बारे में. एंड नाउ अब हम उसके टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगी, 2 स्टेटमेंट्स में बताऊंगी, जिसके हेल्प से हमें प्रॉफिट्स और लॉस की ग्रोथ के बारे में पता चलता है. वैसे तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें आती हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज़. कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ ये 2 मेथड्स हैं जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 कंपनीज़ भी कंपेयर कर सकते हैं, या एक ही कंपनी के 2 ईयर्स के डाटा को भी हम कंपेयर कर सकते हैं. तो कंपैरेटिव में 2 तरह की जो स्टेटमेंट बनती है, एक कंपैरेटिव विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, एक कंपैरेटिव विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एंड द सेकेंड इज़ अ कॉमन साइज़, जिसमें भी बैलेंस शीट और आपकी इनकम स्टेटमेंट आती है. तो अब हम करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट. कंपैरेटिव मींस व्हेन वी कंपेयर, जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं, तो ये इंटर फर्म या इंट्रा फर्म भी हो सकती है. इंटर फर्म में आप अपनी कंपनी, मैंने जैसे बताया कि सपोज 2018 के डाटा को 2019 के डाटा से कंपेयर किया, लेकिन इंट्रा फर्म में हम अपनी कंपनी, जैसे हमारी कंपनी ABC है, हमने उसका डाटे को XYZ कंपनी के साथ कंपेयर किया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट बताया हुआ है कंपैरेटिव का, जिसमें आपकी आती हैं फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल. पहले हम इन तीनों के बारे में सबसे पहले आती है हमारी फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स में आती हैं जैसे हमारी बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी. एंड फिर आते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट. जब हम किसी चीज़ पे अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं. देन हमारी आती है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं. करंट एसेट्स में हमारे सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आते हैं. देन करंट लायबिलिटी में हमारे जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारे बिल्स पेवेबल, ये सारी चीज़ें आती हैं. और जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल आता है. फिर हमने इसमें निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉय, जिसमें हमने फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल तीनों को प्लस करना है. अगर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट मिस है तो हम फिक्स एसेट या वर्किंग कैपिटल को भी प्लस कर सकते हैं. उसके बाद हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जिसमें डिबेंचर और बॉन्ड्स आते हैं. शेयर होल्डर फंड्स आते हैं. शेयर होल्डर फंड्स में भी देखो कितने तरह के फंड्स आते हैं. दैट इज़ अ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस. और फिर उसके बाद हमने परसेंटेज निकालनी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितनी % ग्रोथ की है. उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जो भी आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकलता है उसको हमने डिवाइड करना है फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100. तो ये था फॉर्मेट ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट. अब हम डिस्कस करेंगे द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट. मैंने जैसे आपको बताया कि कंपैरेटिव में 2 आती हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट. अब इनकम स्टेटमेंट का, जिसमें आपकी नेट सेल्स आती हैं जो आफ्टर रिटर्न्स के बाद लिखनी है. उसके बाद आपने लेस करना COGS, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तब आपका क्या निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट.
ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, उसमें आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें हमने ऐड कर देना है नॉन प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसके बाद हमारा टोटल प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। अगर आप टैक्स माइनस कर देते हो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। तो आप नीचे दे सकते हो एक्सप्लेनेशन में, वहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स। तो जैसे हमने ऊपर सबसे सेकंड नंबर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, उसको हमने निकालना कैसे है, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेजेस, लेस रिटर्न, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमने तब यूज़ करना है जब हमारा कंपैरेटिव आए, लेकिन हमें जो स्टेटमेंट दी हो वो हमें स्टेटमेंट दी हो इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर टू फॉर्मेट्स कि दो फॉर्मेट्स की हेल्प से हम जो क्या कर सकते हैं, हम अपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हैं। चलो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमें इंफॉर्मेशन दी है टू प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हमें क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं, रिटर्न एंड सरप्लस दी हुई है, फिर हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है, देन हमें लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हुए हैं, करंट एसेट, करंट लिबिलिटी। और देखो 2 सालों के दिए गए हुए हैं, एक 2011 फिर बाद में 2010 का लिखा हुआ है। तो हमने देखो पहले फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बनाया हमने। उसमें सबसे पहले देखो मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया, सबसे पहले एसेट्स आती हैं। एसेट्स में भी सबसे पहले हमारी क्या आनी थी, फिक्स एसेट आनी थी। फिक्स एसेट्स लिखी थी दोनों सालों की, 60 लाख 72 लाख। उसके बाद आपकी आगे इन्वेस्टमेंट आनी थी, इन्वेस्टमेंट लिख दी। अब हमारा जो थर्ड था वो वैसे था वर्किंग कैपिटल, उसके लिए हमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नहीं दी हुई दोनों चीज़ें, तो हमने सिर्फ करंट एसेट्स लिखी हैं। उसके बाद हमने टोटल एसेट्स लिख दी। हमने इसमें बेसिकली किया क्या, वैसे करंट लायबिलिटी दी हुई है, हमने एसेट्स वाला पोर्शन अलग कर दिया है और लायबिलिटी वाला पोर्शन अलग कर दिया है, जो कि एक ईजी वे है। तो हमने क्या किया, एसेट में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, देन टोटल एसेट लिख दी। नीचे हमने लिया लायबिलिटी वाला, जिसमें हमने इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन और क्या दिया है लास्ट में हमने करंट लायबिलिटीज। 2010 और 2011 हमने दोनों का क्या ले लेना है, डाटा ले लेना है। जब हमने डाटा ले लिया तो अब हमने क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज। चेंज कैसे निकलता है, देखो चेंज ऐसे निकलना है कि हमने 2011 के डाटे को 2010 के डाटे में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल हम आते हैं सबसे पहले फ़िक्स एसेट्स पे। हमारी फ़िक्स एसेट्स है 72 लाख, हमने 72 लाख को माइनस कर देना है 60 में से, तो हमारा क्या आता है 12 लाख आता है। अब ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट चेंज। पर हमने परसेंटेज भी निकालनी है। परसेंटेज हमारी कितनी आई है, 20 कैसे आई है, क्या करना है, मैंने पीछे दिखाया था इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ जो है वो है एब्सोल्यूट चेंज। फॉर्मूला था इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ओवर प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो हमने यहाँ पे 12 लाख प्रीवियस ईयर है आपका 2010 ओवर बटा 60 लाख इनटू मल्टीप्लाई 100, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20। इसी तरह से हमने सभी को क्या करना है, 2011 वाले अमाउंट को 2010 वाली अमाउंट में से माइनस करना है, और लास्ट में जो हमारा आंसर आया है उसको हमने प्रीवियस ईयर से उससे डिवाइड करके इनटू 100 कर देना। प्रीवियस ईयर में यूज टू से 2010। ठीक है, अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ली, मैंने आपको एब्सोल्यूट चेंज भी सिखा दिया, परसेंटेज चेंज भी निकालना सिखा दिया, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये हमें पता कैसे चलेगा। हमने एनालिसिस तो कर लिया, लेकिन हमें इसकी इंटरप्रिटेशन भी तो पता होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा इसका फंडा ये है कि अगर आपके जो फिक्स एसेट्स हैं, जैसे फिक्स एसेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, करंट एसेट्स दी हुई हैं, ये मतलब वी कैन से जो टोटल एसेट्स हैं या जो आपकी टोटल लायबिलिटी है। अब एसेट्स में आपकी फिक्स भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही, करंट भी आ रही, टोटल फिर निकली हुई है कि वो बढ़ रही है कम हो रही है, हमने वो चेक करना है। अगर तो आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं
अगर तो आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं तो आपको फ़ायदा है। तो मतलब ये है कि जो आपकी परसेंटेज है एसेट्स की वो हमेशा प्लस में आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं मींस वो कंपनी के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट अगर उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है मींस उसको ग्रो करने के चांसेस कम हैं, राइट। तो एसेट्स ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी की एसेट्स ज़्यादा है तभी वो कंपनी क्या कर सकती है, ग्रो कर सकती है। जैसे फिक्स एसेट देखो इसके 20% है जो कि प्लस में है, लेकिन जो आपकी करंट एसेट्स हैं वो नेगेटिव जा रही हैं। करंट एसेट्स आपकी नेगेटिव जा रही है, वो -30% आ रहा है, लेकिन लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है। 20% आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और करंट लायबिलिटी भी आपकी 10% बढ़ रही है। अब देखो हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं। करंट लायबिलिटियाँ क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारे पास करंट एसेट्स नहीं हैं। अगर हमारे पास करंट एसेट्स होंगे तो हम टाइमली जो करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। सो इस तरह से हम 2 इयर्स के डाटा को लेकर कंपैरिजन करके हम अपनी कंपनी के साथ या अपनी कंपनी की किसी और कंपनी के साथ कंपैरिजन करके अपनी कंपनी की ग्रोथ का पता कर सकते हैं। और ये भी सेम क्वेश्चन बैलेंस शीट का ही है। इस क्वेश्चन में भी हमने सेम 2 इयर्स का डाटा लिया, 2010 और 11, देन उसकी एब्सोल्यूट चेंज वी कैन से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकाला है, देन उसकी परसेंटेज को हमने निकाला है। अब हम करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन, ये है हमारा इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव की। कंपैरेटिव को मैंने बैलेंस शीट में करवा दिया, अब हमने कंपैरेटिव को इनकम स्टेटमेंट में करना है। आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए गए। हम अब रिमेंबर करना है, यहाँ वीडियो के पीछे जाके भी देख सकते हो कि मैंने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्या परफॉर्मा बताया था। सबसे पहले उसमें नेट सेल्स आ रही है, सो मैंने 2010 और 2011 की क्या लिख दी है, नेट सेल्स लिख दी हैं। देन उसमें COGS वो दिया हुआ है, हमने वो लेस कर दिया। कैसे लेस किया देखो, 785 में से 450 को लेस किया तो हमारा 335 2010 में। इसी तरह से 900 को 500 में से माइनस किया तो हमारा आया 400। उसके बाद हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालना है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालने के लिए 2011 का 900 को 2010 के 785 रुपीज़ में से माइनस कर दिया तो हमारा आया 115 जो कि प्लस में है। फिर हमने उसकी चेंज निकाला। चेंज कैसे निकाला, हमने 115 को डिवाइड किया 785 से इंटू 100 कर दिया। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकाला, और जब आपने नेट सेल को माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपका क्या निकल आया, आपका निकल आया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे, उसमें हमें 2 दिए हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो लिख दिए दोनों। उसके बाद आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट पेड आ रहा है और आपका क्या आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है। तो आप इसको ध्यान से देख लो कि इसकी अमाउंट्स वगैरह क्या हैं। देन हमने क्वेश्चन में क्या ऐड किया, ये ऐड किया सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारे क्या बन गए, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको प्लस करके ग्रॉस प्रॉफिट को और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करके वो हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें से मैंने इंटरेस्ट पेड माइनस किया क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पे परफॉर्मा में कि जब आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा, आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो कि इंटरेस्ट है उसको कर दिया माइनस। देन उसके बाद आपका क्या निकला है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जब हमने टैक्स को माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आया। तो इसमें हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज की जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो सेम है कि आपने माइनस करना है, डिवाइड करना है, उसी तरह से वो आंसर निकल आना। लेकिन जो आपका परफॉर्मा है वो दोनों का डिफरेंट है। इनकम स्टेटमेंट का अलग से परफॉर्मा है, जो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसका अलग से परफॉर्मा है। तो देयर इज़ नीड टू लर्न द परफॉर्मेंस ऑफ टू two statements, that is a balance sheet and the second one is the income statement,
कैलकुलेशन दोनों की सेम होगी. सो दिस इज़ द ओवरऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन कंपैरेटिव balance sheet, in the comparative income statement. And the next video we will discuss about the common size balance sheet.